एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन अभी देख रहे थे अपना 10वां अध्याय जो कि था संचार और भंडारण, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था संचार के बारे में। मतलब कि संचार का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमें अपनी सूचनाएं जब अपने कर्मचारियों तक पहुंचानी होती है, ग्राहकों तक पहुंचानी होती है, इन्वेस्टर तक पहुंचानी होती है, यानी कि अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब संचार में अपन ने देखा था जो हमारे आधुनिक साधन थे, फैक्स था, ईमेल था, इंटरनेट था, उसके बाद हमारे दूरसंचार के साधन थे और डाक सेवाएं थी, ये देखा था अपन ने। अब अपन को देखना है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था भंडारण, अर्थात भंडारण क्या होता है, कार्य क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भंडारण का मतलब ये होता है जब हमें अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखना पड़ता है तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे मौसम खराब हो गया या फिर वस्तुओं की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, मांग लेकिन उनकी है नहीं है, तो उनको सुरक्षित बनाने के लिए उनको अपन स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि क्या होता है उनकी उपयोगिता वर्ष भर किसी भी व्यवसाय में बनी रहती है, उसको हम कहते हैं भंडारण। तो शॉर्ट में कहें तो भंडारण से आशय होता है वस्तुओं को जब आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हमारे पास होती हैं या कोई मौसमी या तकनीकी खराबी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं वस्तुओं को स्टोर करके रख लेते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो हम ग्राहकों को उनको प्रोवाइड करा देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है भंडारण। अब भंडारण करने से क्या हो जाता है, जैसे वस्तुएं सुरक्षित बनी रहती है या फिर जब वस्तुओं की अधिकता होती है तो स्टोर करके रख लेते हैं और जब उनकी डिमांड आती है तो उनको हम प्रोवाइड करा देते हैं। इसी प्रकार अभी इसके अपन कार्य पढ़ेंगे तो ये होता है हमारा भंडारण। अब अपन देखते हैं भंडारण के कार्य क्या हैं और उसके महत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है वस्तुओं को एक स्थान पर स्टोर करके रखना। जैसे कि आपके घर में होता है स्टोर रूम रहता है, उसमें बहुत सारा खाने पीने का सामान रहता है, मम्मी इकट्ठा स्टोर करके रख लेती है। तो वो क्यों करती है स्टोर, ताकि जब हमें आवश्यकता लगेगी तो हम उस चीज का उपयोग घर पर कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी व्यवसाय रहता है जब उसको माल की अधिकता हो जाती है तो वो माल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, स्टोर को माल को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, यानी कि उसको संग्रहित करके रख लेते हैं। माल की आवश्यकता होती है तब उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो संग्रहण करने के माध्यम से क्या होता है, एक तो माल संग्रहित हो जाता है और दूसरा माल को सुरक्षा भी मिल जाती है। तो पहला हो गया हमारा संग्रहण। दूसरा होता है कीमतों में स्थिरता। अब जब बाजार में किसी भी वस्तुओं की आपूर्ति यानी कि ज्यादा से ज्यादा होती है तो हम क्या कर लेते हैं, माल को स्टोर करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर होता है आपका मांग का नियम, जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो जब वस्तुओं के अधिकता होती है तब हमने उसको स्टोर करके रख लिया। अब वस्तुओं की जैसे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी तो हम वस्तुएं प्रोवाइड कराते जाएंगे, यानी कि अगर हमारे पास वस्तु ज्यादा है और मांग हमारे पास कम है तो वस्तुओं की कीमत कम होगी। इसके बजाय हमारे पास वस्तुएं बहुत कम मात्रा में हैं और किसी भी वस्तु की डिमांड ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार मूल्य में स्थिरता हो जाती है, यानी कि कीमतों में स्थिरता मांग के नियम के द्वारा हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखना। अब मान लीजिए कोई स्टोर है, आप जैसे घर का ही स्टोर देख लीजिए, तो एक ही प्रकार के केवल गेहूं तो रखा नहीं रहता होगा, गेहूं भी है, चना भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन स्टोर में करके रखते हैं। वैसे एक दुकानदार रहता है तो भंडारण का कार्य और महत्व क्या होता है कि भंडारण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को एक ही स्थान पर एकत्रित करके रख सकते हैं, अलग अलग उसके सेल्फ बना देते हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को स्टोर करके रखते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब जैसे कस्टमर को आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से हम उनको सामान प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पर चौथा देखते हैं मूल्यवर्धित सेवाएं। मूल्यवर्धित सेवाओं से आशय उन सेवाओं से होता है जिसके कारण किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। अब वस्तु की कीमत कैसे बढ़ती है, जैसे कोई वस्तु है जो उद्योग से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होकर आ रही है तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब अपन उसको पैकेजिंग करते हैं, उस पर लेबलिंग लगाते हैं, उसका विज्ञापन कराते हैं तो वस्तुओं की कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये सारे काम भी भंडारण के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे माल को अपन ने स्टोर करके रख लिया, अब माल को पैकेजिंग करना है यानी कि उसको पैक करना है ताकि उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, लेबलिंग लगानी है यानी कि उसके बारे में लेबल की एक पर्ची होती है, मतलब वस्तु के संबंध में सारा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया रहता है। जैसे आप कोई क्रीम खरीदते हैं या खाने पीने का सामान खरीदते हैं तो पीछे उसकी जो मतलब लिखित में रहता है ना, उसको कहते हैं लेबल, यानी कि उसके बारे में पूरी जानकारी। तो मूल्यवर्धित सेवाएं भी भंडारण के द्वारा प्रदान की जाती है। अब हमारा लास्ट देखते हैं जोखिम उठाना। तो भंडारण का एक काम भी होता है जोखिम उठाना। जैसे कि अपन कोई भी व्यवसायी है माल को स्टोर करके रखता है, अब मान लीजिए उसके गोदाम में आग लग जाती है या पानी से सारा माल खराब हो जाता है तो जोखिम किसका होता है, भंडारण किया है तो व्यवसायी का ही जोखिम होगा। तो भंडारण का कार्य होता है जोखिम उठाना। अब अपन ने पढ़ा था बीमा करा लेंगे तो हो सकता है व्यवसायी को कुछ ना
मिल जाती है। तो यानी कि ये हुए हमारे भंडारण के कारण, वस्तुओं को संग्रहित करना, मांग के नियम के अनुसार कीमतों में स्थिरता लाना, ना ज्यादा बढ़ाना ना ज्यादा घटाना, एक बहुत प्रकार की वस्तुओं का एक ही साथ में एकीकरण करना, वस्तुओं की लेबलिंग, पैकेजिंग, विज्ञापन करना ताकि वो मूल्यवर्धित सेवाएं भी भंडारण प्रदान कर सके। बाई चांस किसी भी प्रकार का जोखिम वस्तुओं में होता है तो जोखिम उठाना भी भंडारण का कार्य माना जाता है। अब अपन देखते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है भंडारण के प्रकार, यानी कि भंडारण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे निजी भंडार गृह। अब निजी भंडार गृह से आशय एक ऐसे गृह से होता है जिसके अंतर्गत उस पर स्वामित्व किसका रहता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आप वस्तुओं को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपके या तो दुकान में ही स्टोर होगा या फिर आपने एक अलग से गोदाम बना के रखा होगा जहां पर आप माल को स्टोर कर सकते हैं। तो निजी भंडार गृह से आशय ऐसे भंडार गृह से होता है जो स्वयं व्यक्तियों का होता है, जहां पर वह क्या करते हैं, अपने माल को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, निजी भंडार गृह है। दूसरा हम देखते हैं सरकारी भंडार गृह। तो सरकारी भंडार गृह वो वह होती है जिन पर पूर्णतः सरकार का स्वामित्व रहता है। सरकार बताएगी कौन व्यक्ति अपना माल रख सकता है, कितना माल रख सकता है, और इसके लिए हमें सरकार को निश्चित शुल्क भी देना पड़ता है। जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, केंद्रीय भंडार निगम इसके अंतर्गत आती है। तीसरा देखते हैं हमारा बंधक भंडार गृह। ये मुख्यतः होता है जब हम किसी भी चीज का आयात करते हैं ना, तो बंदरगाह से हमारी चीज आती है, मान लो विदेशों से कोई चीज आ रही है तो वो बंदरगाह पर रहती है। अब बंदरगाह वाले क्या करते हैं, वहां पर बंदरगाह पर बंधक भंडार गृह बनाए रहते हैं, तो वह वहां पर माल को स्टोर करके अपने स्टोर में रख लेते हैं। अब जब मान लीजिए मेरा माल है, मैंने कहीं विदेशों से आयात करके रखा है, तो बंधक भंडार गृह पर वो माल रखा रहेगा। अब जब हम वहां जाएंगे, आयात का शुल्क चुकाएंगे, फिर जाके हम वो अपना माल ले सकते हैं। इसके बजाय क्या होता है, जब तक हमने उस पर कोई आयात शुल्क नहीं चुकाया है तब तक हम भंडार गृह से वो माल नहीं ले सकते। इसमें एक सुविधा यह होती है, जब हमें माल की जितनी आवश्यकता होती है, बंधक भंडार गृह से जाकर हम उस माल को ले सकते हैं। तो आयात किए हुए माल को जब बंदरगाह पर स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं बंधक भंडार गृह। लास्ट में हमारा सार्वजनिक भंडार गृह, ये भी सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास खुद के स्वयं के निजी भंडार गृह नहीं रहते हैं तो वह सरकार द्वारा प्रदान किए गए भंडार गृह में अपना सामान रख सकती है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, उन्हें एक निश्चित शुल्क सरकार को देनी पड़ती है, साथ ही साथ सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है जिसके अंतर्गत वह अपने माल को सुरक्षित रख सकती है। तो ये हुए हमारे भंडार गृह और ये हुए हमारे भंडार गृह के कार्य। आज की वीडियो में अपन ने देखा भंडारण। भंडारण का मतलब होता है अपनी वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए जब हम माल को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, यानी कि उसको स्टोर करके रख देते हैं, तो वो हमारा होता है भंडारण। अब मान लीजिए आप भंडारण नहीं करेंगे तो हो सकता है कस्टमर को जब वस्तुओं की आवश्यकता होगी तब आप उसको वो वस्तुएं प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसीलिए भंडारण भी व्यवसाय का एक प्रमुख अंग माना जाता है। कल की वीडियो में भी अपन ने संचार के बारे में पढ़ा था और संचार के बारे में अब कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है और जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज के जो टीनेजर है, यंगस्टर है, वो कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग यानी संचार और भंडारण दोनों ही व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इनके बिना कोई भी व्यवसाय है वो प्रोग्रेस करेगा लेकिन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो ये दोनों व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको ही घर पर अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।